नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका सभी का स्वागत है। कल वाली क्लास में हमने जो लास्ट पॉइंट हमारा था बंगाल का, बंगाल के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको बताया था। मेरे दोनों वीडियोस आप देखना, उसके बाहर आपका यूपीएससी या आरपीएससी या यूपीपीसी का क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो चाहे प्री का क्वेश्चन हो और चाहे मेंस का क्वेश्चन हो। और बंगाल को मैंने फोकस इसलिए ज्यादा किया क्योंकि बंगाल ही वो प्रोविंस होगा जहां से अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत हुई और उनका ट्रेडिंग का भी सबसे बड़ा सेंटर जो है बंगाल था। इसलिए बंगाल आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल शुरुआत जो है वो बंगाल से की थी। तो कल जो वीडियोस था उसमें प्लासी का वार, उसके बाद बक्सर का युद्ध और किस प्रकार से द्वैत शासन की स्थापना हुई, द्वैत शासन को भी काफी डिटेल में मैंने आपको कल बताया था। उसके लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आगे की पूरी कहानी एकदम सही समझ में आ सके। आज हम बंगाल को ही आगे लेंगे, लेकिन अब हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल स्टार्टिंग कैसे हुई। तो उसको करने के लिए थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों के बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि इसके लिए आप मेरा 2 वीडियो देखें जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ब्रिटिशर्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने जगह जगह अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए। वो काफी डिटेल में मैंने 2 वीडियो बनाए थे, वो आप जरूर देखना। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा अंग्रेजों के बारे में क्योंकि आज हम उनकी पॉलिटिकल शुरुआत को पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सबसे पहले ब्रीफ करते हैं। भारत में यूरोपियंस कंपनियों का आगमन हुआ। सबसे पहला पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा और उसने अपने देश में जाकर, पुर्तगाल में जाकर पूरी डिटेल बताई भारत के बारे में कि भारत में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। और उसके बाद पुर्तगाली कंपनी एस्टाडो द इंडिया की स्थापना हुई और उसने भारत से बेहतरीन व्यापार किया और पुर्तगाल ने बहुत पैसा भारत से कमाया, काली मिर्च का, सूती वस्त्र का और कई चीजों का निर्यात भारत से होता था। इसलिए भारत और यूरोप के बीच आधुनिक भारत के अंदर व्यापार करने की शुरुआत करने का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। जब पुर्तगाली यहां से बेपनाह पैसा कमाकर यूरोप ले जा रहे थे तो यूरोप के अन्य देशों में भी इस बात की चर्चा थी कि क्यों ना हम भी उसी प्रकार से व्यापार करें जैसे पुर्तगाल कर रहा है। अतः इस क्रम में जो सबसे पहला अंग्रेज यात्री जो भारत में आया था, उस सबसे पहले अंग्रेज यात्री का नाम था जॉन मिल्टन हॉक। यह पहला ब्रिटिश यात्री था। अभी तक डच यात्री के बारे में, पुर्तगाली यात्री के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ब्रिटिश यात्री के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसलिए आप इस बिंदु को ध्यान में रखें कि पहला ब्रिटिश यात्री जो भारत आया वो होगा जॉन मिल्टन हॉक के नाम से। कुछ जगहों पर उसके बारे में डेट जो दी गई है वो 1597 है और कुछ बुक्स में 1599 है। कुल मिलाकर ब्रिटेन के अंदर इस बात का उत्साह था कि हमें भी भारत और पूरब के साथ, पूरब मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध में भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब मसालों के द्वीप के रूप में फेमस थे और ये लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। अब एक टर्निंग पॉइंट आप देखिए कि ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध कंपनी थी और वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। जैसे भारत में आज की तारीख में रिलायंस, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप जैसे प्राइवेट कंपनी है, वैसे ही ब्रिटेन में एक प्राइवेट कंपनी थी और उस प्राइवेट कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। उस कंपनी का नाम था
मर्चेंट एडवेंचर्स, ये मैंने यहां पे लिख रखा है, उस प्राइवेट कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। कहते हैं कि मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक अनुषंगिक कंपनी की स्थापना की। अनुषंगिक को इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। जैसे टाटा मदर कंपनी है और टाटा नमक उसकी सब्सिडरी कंपनी है, टाटा मोटर्स उसकी सब्सिडरी कंपनी है, ऐसे ही मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक सब्सिडरी कंपनी की स्थापना की जिसे इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, EIC। इस क्रम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो 1599 में हुई और कहते हैं कि ब्रिटेन के 217 व्यापारियों ने इसमें अपने शेयर डाले। मतलब जो सब्सिडरी कंपनी हुई जिसकी स्थापना में सबसे अहम भूमिका मर्चेंट एडवेंचर्स की थी, उस मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक सब्सिडरी कंपनी की स्थापना की 1599 में, 1599 में, जिसकी टोटल 217 शेयर होल्डर्स थे। और कमाल की बात देखिए कि इन 217 शेयर होल्डर्स में से कहते हैं कि एक शेयर होल्डर ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट भी थी। हालांकि इसका कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन वो थी। और 1599 में जिस सब्सिडरी कंपनी की स्थापना हुई उसका मूल नाम, उसका ओरिजिनल नेम जो था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये उस कंपनी का रियल नेम था। तो आप इसका नाम ध्यान रखें, वापस में अगेन रिपीट कर रहा हूं, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जो भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। तो दो पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहला ब्रिटिश यात्री जो भारत आया, जॉन मिल्टन हॉक। ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स, उसकी सब्सिडरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका मूल नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज था, उसकी स्थापना 1599 में हुई। अब यह कंपनी ब्रिटेन से जाकर पूरब में व्यापार करना चाहती है। तो इसके लिए उस समय की ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन, ब्रिटिश महारानी थी। और ब्रिटिश महारानी ने एक चार्टर के माध्यम से, एक रॉयल ऑर्डर के माध्यम से इस कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। व्यापार का एकाधिकार का मतलब ब्रिटेन से बाहर जाकर, पूरब की ओर जाकर व्यापार करने का अधिकार केवल इस कंपनी के पास में था। और यह रॉयल ऑर्डर जारी हुआ 31 दिसंबर 1600। तो मैंने ये लिख दिया है, आप इसको आराम से इसका रिवाइज कर सकते हैं। इस कंपनी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा 15 वर्ष के लिए, मतलब शुरुआत में ये जो एकाधिकार दिया गया, एकाधिकार को इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली, ये एकाधिकार शुरुआत में 15 वर्ष के लिए दिया गया था। और इस प्रकार ये कंपनी ईस्ट में आएगी, लेकिन शुरुआत में जब 1601 में ये वहां से निकलेगी तो इस कंपनी ने अपना पहला बेस जो बनाया वो इंडोनेशिया को बनाया था, जो मसालों के द्वीपों के रूप में ज्यादा फेमस था। लेकिन ध्यान रखना, आगे चलकर इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश बना, मतलब हॉलैंड का, नीदरलैंड का उपनिवेश बना। डच मतलब हॉलैंड और हॉलैंड का ही दूसरा नाम है नीदरलैंड। लेकिन अंग्रेज पहले इंडोनेशिया गए थे और वहां से उन्होंने मसालों का व्यापार किया। और जिस समय अंग्रेज इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं उस समय पुर्तगालियों और डचों का यहां पर काफी अच्छा नियंत्रण था, चाहे वो भारत हो और चाहे इंडोनेशिया हो। लेकिन जो ब्रिटिश सेना थी वो काफी आधुनिक थी। यहां ब्रिटिश सेना का मतलब क्या होगा?
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रखी थी, वो आर्मी काफी पावरफुल और अति आधुनिक थी। अब इस कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाकायदा इसका एक निदेशक मंडल भी बनाया गया था, और इसके अलावा इस कंपनी के व्यापार को एप्रिशिएट करने के लिए एक मैंने पूरी कहानी मेरे पहले वाले वीडियोस में बताई थी कि किस प्रकार से कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत में आया, जो तुर्की एवं फारसी भाषा का एक्सपर्ट था, और उसने जहांगीर से सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। किस प्रकार से दक्षिण भारत में उनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, किस प्रकार से बंगाल में 1651 में हुगली में उनकी फैक्ट्री स्थापित हुई, और किस प्रकार से 1698 में 3 गांवों को मिलाकर सुतनाटी, कालिकता और गोविंदपुरी, इन 3 गांवों को मिलाकर फोर्ट विलियम किला बनाया गया था, जो कि आगे चलकर कलकत्ता नगर के रूप में डेवलप हुआ। इसकी पूरी कहानी मैंने आपको मेरे भारत में यूरोपियंस का आगमन पार्ट 2 में 2 वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत किया था। आप उसकी डिटेल वहां पर जाकर देख सकते हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों के बहुत सारे सेंटर बन गए। अब जब अंग्रेज भारत में ट्रेडिंग सेंटर खोल रहे थे, तो उन्हें इस बात का पता लग चुका था कि भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसके जगह पर कई छोटे छोटे राज्य आए, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मराठे, मैसूर, और ये सभी आपस में लड़ते थे। इन सब को बहुत बेहतर तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 से लेकर 1757 तक, वो एक प्योर प्राइवेट कंपनी थी, एक प्योर ट्रेडिंग प्राइवेट कंपनी थी, जिसका मूल उद्देश्य केवल व्यापार था। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो, मेरा जो बंगाल का पार्ट था, उसमें समझाया कि किस प्रकार से उसने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया, और 1757 का प्लासी का युद्ध वो पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने भारत के किसी राज्य पर अपनी जीत दर्ज की, और बंगाल पर उनका राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ 1757 से। लेकिन 1757 में उन्होंने बंगाल अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और वह कठपुतली बनकर उनके इशारे पे काम करता रहा, और बंगाल का रेवेन्यू अवैध तरीके से EIC के पास आता रहा। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जबकि भारत आने वाली अन्य यूरोपियन कंपनियां सरकारी कंपनी थी। यह उसका प्लस पॉइंट था कि उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत शानदार थी, और उस कंपनी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत बंगाल से की। लेकिन 1757 में कंपनी ने बंगाल की शासन व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली। फिर उसके बाद हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था 1764 का बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में उन्होंने पूरी एक शक्ति को, जो एक गठबंधन के रूप में था, अवध का नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम को पराजित करके एक निर्णायक जीत दर्ज की। और 1765 की इलाहाबाद की संधि मेरे दृष्टिकोण से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मैग्ना कार्टा था, जिसने EIC को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिया, अर्थात उन क्षेत्रों से
रेवेन्यू वसूलने का अधिकार कंपनी के पास में आ गया, जबकि कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। और जैसे 1757 में कंपनी बंगाल में जीत दर्ज करेगी, उस समय 1757 के समय कंपनी के पास में 3 प्रेसिडेंसी एरिया भारत में थे। उसमें से एक प्रेसिडेंसी का नाम था मद्रास, एक का नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक हुई बंगाल प्रेसिडेंसी। उस समय 3 है, लेकिन इन 3 में उनकी सबसे पहली जो पॉलिटिकल शुरुआत हुई है वो बंगाल से हुई है। इसलिए हम पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर। आप लोग यहां ध्यान रखें कि उस समय गवर्नर तो मद्रास का भी था और गवर्नर बॉम्बे का भी था, लेकिन हम बंगाल के गवर्नर को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बंगाल का गवर्नर ही पॉलिटिकल रूप से पावरफुल था, बाकी सब जगह पर वो ट्रेडिंग पार्ट थे। इसलिए पूरे इतिहास में अंग्रेजों की जो राजनीतिक शुरुआत मानी जाएगी वो बंगाल से होगी। अब 3 क्वेश्चन आप सुनना। अगर आपसे ये पूछे कि जिस समय ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था, तब आपका उत्तर होगा, आप कमेंट कीजिए प्लीज, तब आपका उत्तर होगा अकबर। जिस समय कंपनी की स्थापना हो रही है, नंबर 1। नंबर दो, जिस समय कैप्टन हॉकिंस अनुमति प्राप्त करने के लिए आएगा उस समय मुगल बादशाह जहांगीर है। 2 और तीसरा, बहुत पहले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल के गवर्नर्स का उनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है, तो उसको आपको याद रखना, यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और उसमें जैसे आप लोग जानते हो, अगर हम बंगाल के गवर्नर्स की बात करें तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से है। यहां पर 1757 क्यों लिया? क्योंकि प्लासी के वार के बाद ही बंगाल में उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई। रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद में हॉलवेल, हॉलवेल जो था वो कार्यवाहक बंगाल का गवर्नर था। उसकी जगह पर बाद में ब्रिटेन से आया वेनिस्टार्ट, जिसका कार्यकाल 1760 से 1765 तक था। उसके बाद में वापस अगेन आता है रॉबर्ट क्लाइव, और थोड़ा सा अगर आप याद करोगे, पीछे वाला वीडियो देखोगे तो वापस क्यों आया था वो, तो उत्तर होगा इलाहाबाद की संधि करने के लिए। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि करने के लिए उसे विशेष रूप से भेजा गया था। उसके बाद वेरेलस्ट, उसके बाद कार्टियर, और फिर था वारेन हेस्टिंग्स। मतलब बंगाल के जो गवर्नर हुए हैं वो कालक्रम के हिसाब से आप देखोगे तो 7 है, और व्यक्ति के हिसाब से 6 है। बंगाल के गवर्नर, पहला रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो आप यूपीपीसीएस, आरपीएससी या सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के पॉइंट से आप ध्यान रखना कि इसका क्रम जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब हम इसके आगे हम देखें, एक बार आप लोग इसका पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपके काम आ सकता है। बाकी हम पीडीएफ के माध्यम से भी आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अब उसके आगे हम देखें, सबसे पहले जैसे मैंने इन बंगाल के गवर्नर्स में मेरे दृष्टिकोण से अगर आपका क्वेश्चन बन सकता है तो नंबर 1 और नंबर 2 से बन सकता है। इन दोनों से बनने की संभावना पूरी होगी। अब इससे क्या बन सकता है, जैसे मैंने लिखा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव से क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको बतानी वो बताना चाहूंगा। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म
ब्रिटेन के एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उसने अपने कैरियर की शुरुआत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए क्लर्क शुरू की। वो कंपनी में एक क्लर्क था, लेकिन दक्षिण भारत में जब मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था और जो कार्नेटिक वार हुए थे, जिसको हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा जो थी, ब्रिटिश फ्रेंच जो युद्ध थे, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी अहम भूमिका अदा की थी दूसरे और तीसरे कार्नेटिक वार के अंदर। अब 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, तो सबसे पहले तो आप रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, एज ए क्लर्क उसने जीवन की शुरुआत की और उसका बंगाल के गवर्नर के रूप में जो कार्यकाल रहा है वो रहा 1757 से 1760 और दूसरी बार 1760 से 1765 से 67 तक, 1765 टू 67। एग्जाम की पॉइंट से अगर हम ये देखें कि रॉबर्ट क्लाइव के अंदर से एग्जाम की पॉइंट से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट से आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किस व्यक्ति को कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का, भारत में, चाहे तो आप मेरे साथ साथ नोट्स भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, हालांकि हम आगे आपको पीडीएफ इसका उपलब्ध करवाएंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने 1757 के प्लासी के युद्ध को जीता, सिराजुद्दौला को पद से हटाकर मरवा दिया और अपनी कठपुतली सरकार वहां पर स्टैब्लिश कर दी, जिसका मुखिया मीर जाफर था। इसलिए कहते हैं कि क्लाइव का गधा किसे कहते हैं, द डंकी ऑफ क्लाइव, तो उत्तर आपका होगा मीर जाफर। और बंगाल का नवाब बनाने में रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका थी, इसलिए एक क्वेश्चन होता है, बंगाल का किंग मेकर किसे कहा जाता है, द किंग मेकर ऑफ बंगाल, तब भी आपका उत्तर जो है रॉबर्ट क्लाइव होगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछिए कि प्लासी के युद्ध का नेतृत्व और उसको जितवाने में किस व्यक्ति की भूमिका थी, तो एक तो रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा एडमिरल वाटसन। इन दोनों ने अहम रोल अदा किया था प्लासी के युद्ध में। एक आपसे पूछे रॉबर्ट क्लाइव से ही 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई, उस इलाहाबाद की संधि के लिए कंपनी ने किस व्यक्ति को ब्रिटेन से भेजा था, तब भी आएगा रॉबर्ट क्लाइव, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। एक क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन जस्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जिस समय भारत में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस एक गठबंधन के बीच में था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर था वेनिस्टार्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना, अभी तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। थोड़ा हम और आगे बढ़े और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने आपको समझाया था कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा EIC को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का
दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया और इसी के साथ बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। बंगाल में जो द्वैत शासन चला, बंगाल में द्वैत शासन जो हमने कल के वीडियो पढ़ा था, उस द्वैत शासन की शुरुआत हुई 1765 से 1772 तक, 1772 तक। आपसे पूछे कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसके समय हुई, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय। उस समय रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत में आया था। तो ये पॉइंट्स जो है, एक आपको ध्यान रखना, इसी के समय एक सोसाइटी बनी थी, इसका नाम था सोसाइटी फॉर ट्रेड। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना भी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई। यह पॉइंट भी पूछ सकता है। और एक बिंदु रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में और आ सकता है कि वो कौन सा गवर्नर था जिस पर ब्रिटेन में जाने के बाद भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में केस चला था और अंत में उसने ब्रिटेन में सुसाइड कर लिया था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव कितना बड़ा व्यक्ति था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आकर इसने भी अपने जीवन का अंत सुसाइड से किया, क्योंकि इस पर चल रहे मुकदमों से यह परेशान भी था। हालांकि कोई दोष इस पर सिद्ध नहीं हो सका। और यह भी ध्यान रखना, इस व्यक्ति ने बेपनाह पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाया, इसलिए ब्रिटेन के अंदर लोग इसे किस नाम से संबोधित करते थे, तो ब्रिटेन में इसे नवाब के नाम से, इसे ब्रिटेन में किस नाम से संबोधित करते थे, तो नवाब के नाम से, कि वहां का नवाब है ये। मतलब एक प्रकार का नेगेटिव कमेंट था ये, किसके ऊपर, रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर। और फिर लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा प्रश्न कैसे बनेगा, जो नया पैटर्न चेंज हो रहा है उस नए पैटर्न में एक ही प्रश्न में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन से बिंदु रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित हैं। 1, वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। नंबर 2, उसने प्लासी के युद्ध में EIC की सेना का नेतृत्व वाटसन के साथ में किया और कंपनी की राजनीतिक शुरुआत बंगाल से की। 3, उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित करवाया। 4, उसी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज सैनिकों ने एक विद्रोह किया था जिसे व्हाइट रिवोल्ट कहते हैं। इनमें से कौन सा यह शेष सही है? A 1 2 3, B 1 2, C 2 3 4 और D 1 2 3 4। तो आप देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसलिए एग्जाम को पास करने के लिए आपकी किसी भी टॉपिक पर जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो यहां पर एक बिंदु और ध्यान रखना, और वो था कि रॉबर्ट क्लाइव के समय ही अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया था जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं, व्हाइट रिवोल्ट। श्वेत विद्रोह, श्वेत मतलब व्हाइट, व्हाइट मतलब अंग्रेजों को व्हाइट कहा जाता था और भारतीय काले थे। तो कुछ अंग्रेज सैनिक जिन्हें दोहरा भत्ता मिलता था, डबल अलाउंस, उनका डबल अलाउंस जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंद करवा दिया था। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे इतिहास में व्हाइट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, क्लाइव का गधा मीर जाफर, बंगाल का किंग मेकर, 2 बार बंगाल का गवर्नर बना, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की, इसी के समय इलाहाबाद की संधि हुई
और इलाहाबाद की संधि के साथ ही बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया 1765 में, जिसका अंत आगे जाके 1772 में हुआ। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको रॉबर्ट क्लाइव के पॉइंट से ध्यान में रखना है। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना, मैं जब आपके सामने संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास प्रस्तुत करूंगा तो मैं फैक्चुअल से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर अधिक बल दूंगा और मैं आपको चीजें इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन मेरा बोर्ड पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बेसिकली सीधा सीधा आपके एग्जाम को टारगेट करेगा कि एग्जामिनेशन किस प्रकार से बन सकता है। और साथ ही साथ एक आपका पॉलिटी का पार्ट आता है भारत का संवैधानिक विकास, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वो भारत का संवैधानिक विकास भी हम इसी के साथ साथ में देखते जाएंगे। अब रॉबर्ट क्लाइव के बाद आपका जो सेकंड पॉइंट होगा यहां पर, और हम पढ़ रहे हैं इस समय बंगाल से कंपनी की जो राजनीतिक शुरुआत हुई उसमें कंपनी के कौन कौन से शुरुआत में बंगाल के गवर्नर बने। उसमें आप देखोगे बंगाल के गवर्नर्स में तो नंबर 2 पे जो बना वो बना हॉलवेल। नंबर 2 पे हॉलवेल, ये कार्यवाहक गवर्नर था हॉलवेल। हॉलवेल से आपको एग्जाम के पॉइंट से कौन सा बिंदु ध्यान रखना चाहिए, तो उत्तर होगा आपसे अगर ये पूछे कि 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा जो ब्लैक होल की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 146 अंग्रेज कैदियों को एक काली कोठरी में बंद किया गया था और सुबह तक उसमें से केवल 23 ही जिंदा बचे, उसका कहानी के रूप में विवरण निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर करता है जो कि खुद भी उस काली कोठरी में बंद था, तो उत्तर होगा हॉलवेल। यही हॉलवेल जो 1756 में बंदी था ब्लैक होल के अंदर, ये आगे चलकर बंगाल का गवर्नर भी बनता है और इसका ये कार्यवाहक था और इसके लिए आपका ब्लैक होल इवेंट से क्वेश्चन बन सकता है। ब्लैक होल इवेंट जो था उसके बारे में बन सकता है। नेक्स्ट हम आगे चलें। तीसरा जो था वेनिस्टार्ट से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, तो सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा और वो मैंने आपको बता दिया है। क्या 1764 का बक्सर का युद्ध, वार ऑफ बक्सर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के समय हुआ था? बक्सर का युद्ध, उस समय बंगाल का गवर्नर जो था वेनिस्टार्ट था। हालांकि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो है वो किया है हेक्टर मुनरो ने, लेकिन उस समय किसके कार्यकाल में घटना हुई है, बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय, तो उत्तर होगा आपका वेनिस्टार्ट। तो इसके बारे में ध्यान रखें। एक उसके बाद में वेनिस्टार्ट के बाद फिर एक बार रॉबर्ट क्लाइव को भारत में भेजा जाता है और मैंने उसके बारे में बता दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा, तो ये भी हो गया है। उसके बाद वेरेलस्ट से कोई इंपॉर्टेंट घटना यहां पर नहीं है। नेक्स्ट कार्टियर के समय एक पॉइंट आप सकते हो कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल से राजनीतिक शुरुआत हुई तो निम्नलिखित में से सबसे पहला भयंकर अकाल किस गवर्नर के समय पड़ा, तो उत्तर होगा कार्टियर। पहला ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़ा है वो पहला भयंकर अकाल बंगाल में जो पड़ा वो किसके समय था, कार्टियर के समय। और उसके बाद में आपका होगा वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम देखें
कि वॉरेन हेस्टिंग्स से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1, देखो सबसे पहले हम देखें इसका कार्यकाल। तो 1772 में ये बंगाल का गवर्नर बना। तो मैं लिख सकता हूं ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और इसका कार्यकाल 1772 से 1700, कुछ जगह 73 है, कुछ जगह 74 है। और इसी समय आप लोग ध्यान रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और उस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसलिए यही हो जाएगा 1774 से 1785, 1785, और हो जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले तो मैंने दो चीजें आपको बताई है कि उसका टेन्योर क्या था। तो इसका टेन्योर था 1772 से 1785, लेकिन इसके टेन्योर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट से हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, जैसा कि आप लोग जानते हो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब बंगाल का गवर्नर बना तो उसने 1772 में द्वैत शासन का अंत कर दिया। क्या आप कमेंट करके बताएंगे कि उसने द्वैत शासन का अंत क्यों किया? तो इसका डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बहुत शानदार तरीके से समझाया था और वापस चंद लाइनों में वापस रिपीट कर रहा हूं कि बंगाल में द्वैत शासन से बंगाल का दीवानी अधिकार तो कंपनी के पास में था, लेकिन सूबेदारी अधिकार नवाब के पास में था। अर्थात नवाब के पास जिम्मेदारी तो थी लेकिन पैसा नहीं था। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब के पास में थी। और जब द्वैत शासन के कारण बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था, तो लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ना व्यापार के दृष्टिकोण से काफी प्रतिकूल माना जाता है। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 से दीवानी अधिकार बंगाल का और सूबेदारी अधिकार दोनों ही कंपनी के पास रख लिए और यहां से पूरी तरह से कंपनी की पॉलिटिकल स्टार्टिंग होती है। और द्वैत शासन का अंत इसलिए किया ताकि बंगाल में बेहतर शासन व्यवस्था को किया जा सके, क्योंकि बिना शासन व्यवस्था के बंगाल में व्यापार करना संभव नहीं था। अगर ये नादिर शाह की तरह लुटेरे होते तो एक दिन में ही लूट कर जा सकते थे, लेकिन ये बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपने तरीके से भारत को लूटा, और वो भी कितने दिन, एक दिन, दो दिन, 200 साल तक। इसलिए उस द्वैत शासन का जो अंत हुआ वो वॉरेन हेस्टिंग के समय। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखोगे, द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के समय और द्वैत शासन का अंत जो है, द्वैत शासन का अंत इसके समय हुआ। दूसरा, नंबर 2, एक व्यक्ति था बंगाल का नंद कुमार। उस नंद कुमार नामक व्यक्ति ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर यह आरोप लगाया कि उसने बंगाल के नवाब की मां से काफी रिश्वत ली है। जब उसने ऐसा एलिगेशन लगाया तो वॉरेन हेस्टिंग ने उसी खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा करके, और उस समय तक जो कोर्ट था जिसका जज एलिजा इम्पे था, इस नंद कुमार को फांसी दिलवा दी। कहते हैं कि यह आधुनिक भारत के इतिहास की पहली न्यायिक हत्या मानी जाती है। जुडिशियल मर्डर माना जाता है। कौन सा? नंद कुमार का। तो यह भी ध्यान रखना, नंद कुमार पर केस जो चला था, जो काफी चर्चा में रहा, वो ये था। तीसरा,
आप लोग ध्यान रखना, जब ये यहां से वापस ब्रिटेन में जाता है तो ब्रिटेन में इसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। हालांकि उस महाभियोग में ये साफ सुथरा निकल गया, हालांकि दोषी था ये। लेकिन आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी प्रकार से भारत में न्यायिक सुधारों की शुरुआत जो है वो किसके समय हुई? भारत में न्यायिक व्यवस्था का जनक तो माना जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन न्यायिक सुधारों की शुरुआत जो है वो किसके समय हुई? तो उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही दीवानी और फौजदारी न्यायालय अलग अलग स्थापित करवाए थे अपने कार्यकाल में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। पहला, द्वैत शासन का अंत, नंद कुमार पर केस, ब्रिटेन में महाभियोग, न्यायिक सुधारों की शुरुआत, और क्योंकि मैंने ये कहा है कि बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में वॉरेन हेस्टिंग के समय आया है, क्योंकि 1772 से दीवानी अधिकार के साथ इन्होंने सूबेदारी अधिकार भी ले लिया। इसलिए बंगाल 1772 में इनके पास में आएगा, और 1772 में इसने भू राजस्व वसूलने के लिए इस सिस्टम का इजाद किया 5-5 वर्ष के लिए, कि जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसी जमींदार को भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा। मतलब वॉरेन हेस्टिंग के समय ही पहले रेवेन्यू सिस्टम आएगा जिसमें सुधार करेगा आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन राजस्व व्यवस्था में जो रिफॉर्म्स हुए हैं बंगाल के नवाबों के बाद, उसकी पहली शुरुआत किसने की है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और वॉरेन हेस्टिंग्स के पॉइंट से आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखने हैं, और वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और एक होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं, 1784 और 1773। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स में राजस्व व्यवस्था की पूरी तरह से अंग्रेजों ने शुरुआत की है, वो वॉरेन हेस्टिंग के समय से हुई है। द्वैत शासन का अंत, नंद कुमार पर केस, ब्रिटेन में महाभियोग, न्यायिक सुधारों की शुरुआत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हमें 2 पॉइंट्स को यहां पर डिटेल में पढ़ना चाहिए, और वो 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो हम यहां पढ़ेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो मैंने सबसे पहले यहां हेडिंग डाली 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। पूरे पॉइंट्स मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप उनको सुनकर के और नोट डाउन करें। जैसे सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले इस बात को समझना कि भारत में आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, और उस प्राइवेट कंपनी ने भारत में 1600 से लेकर 1757 तक एज ए प्राइवेट कंपनी भारत में ट्रेडिंग की, और 1757 के प्लासी के युद्ध से वो एक पॉलिटिकल पावर बन गई। मतलब एक प्राइवेट कंपनी बंगाल की मालिक बन गई, बंगाल की सरकार बन गई। तो ये तो एक खुशी वाली बात थी अंग्रेजों के लिए। नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल आया तो ब्रिटिश सरकार के दिल में ये मलाल था
ब्रिटिश संसद के दिल में मलाल था कि काश बंगाल ईआईसी के हाथों में ना आकर हमारे हाथों में आए। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, जब बंगाल उनके हाथ में आया और बंगाल का रेवेन्यू उनके पास में जा रहा था एज ए इनकम, तो ब्रिटिश सरकार ने और ब्रिटिश संसद ने कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसलिए पहला पॉइंट आपसे पूछे कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद ने भारत में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब ये पहला एक्ट है, ये प्रथम एक्ट है। प्रथम एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं, ब्रिटिश संसद ने तो कई एक्ट पास कर दिए, लेकिन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ प्रथम एक्ट जो भारत से संबंधित था और जिसके द्वारा ईआईसी को नियमित और नियंत्रित किया गया, तो वो होगा प्रथम एक्ट जिसके द्वारा ईआईसी को नियमित एवं नियंत्रित किया गया, रेगुलेट किया गया। नियमित कहते हैं रेगुलेट करना, नियंत्रित कंट्रोल किया गया और भारत से संबंधित। नंबर 1। नंबर 2, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल की गवर्नर का नाम बदलकर उसका जो डेजिग्नेशन था वो कर दिया गया, नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और तभी मैंने कहा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अब दो चीजें आपके दिमाग में आएगी कि सर बंगाल कि गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल क्यों किया गया? गवर्नर कहने में कहां दिक्कत थी? तो इसका उत्तर होगा, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में 3 प्रेसिडेंसी एरिया थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। और इन तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर थे, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर। लेकिन कंपनी की जो राजनीतिक शुरुआत हुई है और जो कंपनी को रेवेन्यू मिलना शुरू हुआ है वो सबसे पहले बंगाल से हुआ है। इसलिए बंगाल के गवर्नर को बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से अलग करने के लिए उसका नाम गवर्नर से बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो 1 और 2। तीसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की भारत में शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया कि आप भारत में 20 वर्ष आपको भारत में व्यापार का एकाधिकार और दिया जाता है। उनकी ट्रेड मोनोपोली की अवधि 20 साल बढ़ा दी और कंपनी का जो बंगाल में शासन की शुरुआत हुई उसको भी इन्होंने 20 साल बढ़ा दिया। इसलिए आप ध्यान रखना, लगभग हर 20 साल बाद एक्ट आएगा। 1773, 1793, 1813, 1833, 1853 और 1853 में कहा जाएगा, 1853 के चार्टर एक्ट में कहा जाएगा कि अब कंपनी भारत में तब तक शासन कर सकती है जब तक ब्रिटिश संसद चाहे। और आप देखिए ये संयोग था कि 1857 में विद्रोह हो गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और जैसे विद्रोह हुआ भारत के अंदर तो ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद से उछल रहे हैं, कारण कि 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह मौका दे दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन सकती है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1857 का जो विद्रोह होगा, उस विद्रोह से ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनने का मौका मिल जाएगा। इसलिए भारत में EIC का शासन जो रहता है वो 1757 से लेकर 1857 तक रहता है, और 1857 के बाद 1858 से भारत में सीधा शासन ब्रिटेन का स्थापित हो जाएगा। अब तो 1, 2 और 3 और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ध्यान रखना, उस सुप्रीम कोर्ट का मतलब आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। और उस सुप्रीम कोर्ट में टोटल 4 जज थे, जिसको हम कह सकते हैं 1+3। 4 जज थे, 1+3। उस 1 में एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, और ऐसा पहला मुख्य न्यायाधीश बना था एलिजा इम्पे। पहला बना था एलिजा इम्पे। पहला सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे था। तो यह भी ध्यान रखना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा न्यायिक क्षेत्र में एक सुप्रीम काउंसिल की स्थापना की गई। जो कोर्ट के मामले में उस समय सुप्रीम कोर्ट था भारत का, और उसका पहला चीफ जस्टिस जो था वो एलिजा इम्पे था। एलिजा इम्पे, हम ये भी कह सकते हैं एक प्रकार की न्यायिक सुधारों की शुरुआत भी हो रही है भारत के अंदर। तो ये भी पॉइंट आपका आएगा। एक आप और ध्यान रखना कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल की स्थापना की गई, जिस काउंसिल में 4+1 मेंबर हुआ करते थे। 4+1 टोटल मेंबर थे 5। इसलिए प्रत्येक डिसीजन बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। 5 में से 3 जिस साइड में होंगे वो डिसीजन लिया जाएगा। 5 में से 3, ध्यान रखना कहीं ना कहीं। अब भारत में हम कहेंगे कि भारत की सरकार, बंगाल की सरकार कौन होगी, तो बंगाल की सरकार था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। ये नाम आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल किसके हाथ में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में किसके पास में है, तो उत्तर होगा बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के हाथ में। उस काउंसिल में टोटल मेंबर कितने थे, 5। किसके सहित, गवर्नर जनरल सहित। अब इस क्रम में कोई भी डिसीजन लेना हो तो जिस साइड में 3 होंगे वो माना जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2 मेंबर एक साइड में, और जिस साइड में गवर्नर जनरल होगा वो मान लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 मेंबर एक साइड में और एक गवर्नर जनरल और कोई एक मेंबर इस साइड में, तो उस स्थिति में इनकी बात मानी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक भी लगाई गई है। ये पॉइंट भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक पॉइंट आप चाहो तो रख सकते हो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होगी, जो कंपनी के कामकाज को संभालते थे। हालांकि उसका कुछ रूप तो पहले से था, लेकिन प्योर फॉर्म में वो आएगा 1773 के आसपास से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब प्री के पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। वो पहला कौन सा एक्ट था जो भारत से संबंधित था, जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया गया? नंबर 1, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वो कौन सा एक्ट था जिसमें कंपनी के शासन की अवधि और उसके व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था? 1773। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया? काउंसिल की स्थापना भी इसी एक्ट के द्वारा की गई है। तो ये पॉइंट्स जो है
वो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, या बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स था। हम उसके आगे बढ़े, और वारेन हेस्टिंग्स के समय ही एक और आया है जिसको हम कहते हैं 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स नामक सांसद ने ब्रिटिश संसद में इसको प्रेजेंट किया था, उसके नाम से है ये पिट्स। तो यहां पर देखें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश संसद ने पास किया था, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? आपसे पूछिए कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस एक्ट का भी मुख्य उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना। मतलब जो ड्रॉबैक्स थे किसके, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, उन दोषों को दूर करना, ये इस एक्ट का उद्देश्य था। पहला पॉइंट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा, इसको समझने के लिए सपोज कीजिए ये ब्रिटेन है और ब्रिटेन के अंदर ही ब्रिटिश संसद है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और ब्रिटेन के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में व्यापार भी कर रही है, भारत की पॉलिटिकल पावर बन गई है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईआईसी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट पास किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जैसे किसने कह दिया कि भारत सरकार रिलायंस को कंट्रोल करेगी, सॉरी, भारतीय संसद रिलायंस को कंट्रोल करेगी, तो क्या भारतीय संसद वास्तविकता में रिलायंस को कंट्रोल कर सकती है क्या? मेरा अपना मानना है नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय संसद के पास में तो वैसे बहुत सारे काम हैं, हजारों कानून का निर्माण करना, कानून पर डिस्कशन करना, भारत के प्रांतों पर ध्यान देना, बहुत सारे काम हैं। हां, भारतीय संसद रिलायंस को कंट्रोल कर सकती है जब भारतीय संसद कोई ऐसा बोर्ड या कमीशन बना दे जो सीधा रिलायंस को देखे। इसलिए ब्रिटिश संसद ने ये एक्ट तो पास कर दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करेगी, लेकिन वास्तविकता में ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे छोटे काम को नियंत्रित नहीं कर सकी। इसलिए इसके द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक बोर्ड बनाया जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको कंट्रोल करता था? तो इसका उत्तर होगा ईआईसी को संभालता कौन था? तो ईआईसी को संभालने वाले थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सीधा नियंत्रित करने वाली संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो मैंने क्या कहा कि ब्रिटिश संसद सीधा ईआईसी को कंट्रोल नहीं कर सकती थी जब तक कोई आयोग या संस्था उसको नियंत्रित करने के लिए न बनाई जाए। इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इतना प्रभावशाली नहीं हो सका जितना सोचा जा रहा था। उससे प्रभावशाली बनाने के लिए और उसके दोषों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ, और उस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जिस महत्वपूर्ण बोर्ड की स्थापना हुई उसे इतिहास में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल मेंबर थे 6, और उन 6 सदस्यों को
कहा जाता था कमिश्नर। 6 सदस्यों को कमिश्नर कहा जाता था। और जो 6 मेंबर थे, उन 6 में से 2 जो थे वो ब्रिटिश सरकार के मंत्री भी हुआ करते थे। मतलब ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको यहां पर जगह दी गई। तो 6 सदस्य, उन 6 में से 2 ब्रिटिश संसद के सदस्य थे जो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री होते थे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दिन प्रतिदिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ भी बातचीत करनी हो तो ब्रिटिश संसद के प्रति उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन थी? तो उत्तर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसका उत्तर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने यह कार्य किया। एक क्वेश्चन आपसे पूछे, सिर्फ मैं अभी आपको दे रहा हूं कि वो कौन सा एक्ट था जिस एक्ट को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति इतना वाद विवाद बढ़ा कि ब्रिटिश संसद में सरकार ही गिर गई। वो कौन सा एक्ट था जो भारत से संबंधित था और जिसको लेकर इतना वाद विवाद हुआ कि ब्रिटेन में उस समय की सरकार गिर गई? इसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि इसके बाद जो दूसरा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं तो यह कह सकता हूं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन भारत में उसको प्रशासनिक रूप से स्थापित करने वाला, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम काफी डिटेल में लेंगे कि उसका एक एक क्वेश्चन आप कर सको। और मैं इस प्रकार से चीजों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि यहीं पर आपका रिवीजन होना चाहिए। और जो आप नोट्स तैयार करें वो ज्यादा विस्तृत नोट्स तैयार मत करें। आप वीडियोस के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक यूपीएससी या राजस्थान में आरपीएससी ने किस किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा है, उसका आपको किस प्रकार से बेहतर जवाब देना है। एक और ध्यान रखना कि आपके इसी के माध्यम से हमारा एक टॉपिक और कवर होगा जिसको आप पॉलिटी में पढ़ते हो, और वो है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। वो भारत का संवैधानिक विकास भी हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी में पढ़ा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 एक्ट, बल्कि हम हिस्ट्री जैसे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे ताकि इस बात का पता लगे कि यार उस समय ये एक्ट में ये पॉइंट क्यों लाया गया था। जैसे मैंने यहां पर हर पॉइंट आपके सामने क्लियर किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती थी। इसकी समाप्ति होगी, ये आया है 1784 में और समाप्ति होगी 1858 के अधिनियम से, उसको हम पढ़ेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा वहां द्वैत शासन क्या था। एक तो गया बंगाल का द्वैत शासन और एक ये भी द्वैत शासन है, ये कंट्रोल करती है इसको और ये कंट्रोल कर देते हैं भारत को, तो ये भी एक प्रकार का द्वैत है। तो आज यहीं तक, कल हम इसके आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को काफी विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप शानदार रिवीजन करते रहें और जो भी हमारे वीडियोज आ रहे हैं उस पर आप अपना कमेंट्स जरूर लिखें कि किस जगह पर आपको दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ हमें बड़ी खुशी होगी कि आप अगर उस पर कमेंट करते हैं, उसको लाइक करते हैं और उसको आगे शेयर करते हैं, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए फ्री हैं। लेकिन आप अगर उसको शेयर करते हैं तो हमारा एप्रिसिएशन बढ़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इसे शेयर करें। और कल फिर हम यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी के हिसाब से फिर आपके सामने हाजिर होंगे अनअकैडमी के इस चैनल के माध्यम से।
ताकि आधुनिक भारत के इतिहास के एक एक बिंदु को आपके सामने रखा जा सके। जय हिंद, जय भारत।